हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज का टॉपिक जो है वो हमारे पास में है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन जो है उसी से संबंधित टॉपिक है सेकंड नंबर का, और वो है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। ठीक है, टॉपिक डालेंगे अपन लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, और लक्ष्य क्षेत्र नियोजन के अंतर्गत जो हमारा दूसरा टॉपिक आता है वो है सूखा संभावी विकास कार्यक्रम। अब ये नाम से पता चल रहा है, इसमें कोई ज़्यादा गहराई वाली बात नहीं है कि सूखा क्षेत्र जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, या फिर हम कह सकते हैं जहाँ पे पानी की कमी है, भूजल स्तर जो है जमीन के अंदर जो पानी है उसकी कमी है, तो कुल मिला के बात ये होगी सूखा संभावित विकास कार्यक्रम। मतलब ऐसे सूखा संभावित जो क्षेत्र है वहां पर विकास कार्यक्रम चलाया गया, उसे कहते हैं सूखा संभावित विकास कार्यक्रम। अब देखिए कब चलाया गया, तो मैं बता दूं, इस कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, और इसका उद्देश्य एक ही था, जो सूखा संभावित क्षेत्र है वहां पर लोगों को रोजगार मिले, लोगों की जो परेशानी है पानी से संबंधित उस परेशानी को दूर करे, और कई तरह की सिंचाई परियोजना लागू करके वहां पर भूमि का विकास करे। ऐसा ही उद्देश्य लेकर ये सूखा संभावित विकास कार्यक्रम लागू किया गया। ठीक है, तो हमारी जो शुरुआत होगी इस कार्यक्रम का टॉपिक का जो टॉपिक है वो कहाँ से शुरू करेंगे। पहले शुरुआत की बात करते हैं कि इस कार्यक्रम की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई। ठीक है, इस कार्यक्रम की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ठीक है, तो ये तो शुरुआत हो गई चौथी पंचवर्षीय योजना में। इस योजना को प्रारंभ किया गया था, इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य मैंने बता ही दिया कि इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो है सूखा संभावित क्षेत्रों में लोगों को अधिक से अधिक रोजगार प्रदान किया जाए। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, लिख देंगे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सूखे क्षेत्रों में अधिक रोजगार प्रदान करना। ठीक है, यह इसका मुख्य उद्देश्य था कि अधिक से अधिक रोजगार वहां लोगों को मिल सके। देखिए, सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए और उत्पादन के संसाधनों को विकसित करने के उद्देश्य से भी ये सूखा संभावित विकास कार्यक्रम को लागू किया गया। मतलब लिखेंगे कैसे कि सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए। ठीक है ना, अब जहां पे सूखा पड़ गया, अब उस सूखे के प्रभाव को कैसे कम किया जाए, उस कम करने की स्थिति को एक तरीके से कर सकते हैं कि वहां पे अधिक से अधिक उत्पादन जो है उस उत्पादन के साधनों को किस प्रकार से विकसित किया जाए। अधिक से अधिक उत्पादन होगा, अधिक से अधिक उत्पादनों के साधन का विकास होगा, तो अपने आप वहां पर विकास की स्थिति बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों का विकास करना, इसका या इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब देखिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे निर्माण कार्यों पर बल दिया गया जिससे अधिक श्रमिकों की आवश्यकता हो। अब ऐसे कौन से काम जैसे कि सिविल निर्माण कार्य होते हैं, जैसे कि घर निर्माण, मकान, बिल्डिंग, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची विशाल जो मंजिल होती है, मकान होते हैं, उनका निर्माण करेंगे तो अधिक से अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होगी।
तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत सिविल निर्माण कार्यों पर बल दिया गया जिससे अधिक से अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़े। लिखेंगे, इस कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक से अधिक सिविल निर्माण कार्यों पर बल दिया गया जिससे अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़े। ठीक है, अब अधिक से अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी तो रोजगार भी मिल जाएगा। ठीक है, कुछ समय बाद में, अब ये तो बात हुई कि भाई सिविल निर्माण कार्य हुए और उससे लोगों को रोजगार मिला, लेकिन ये एक छोटा सा ही काम नहीं था, और भी कई बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम ने काम किया। जैसे कि कुछ समय बाद में सिंचाई परियोजना लेके आए, इसके अलावा आपके भूमि विकास कार्यक्रम पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा जैसे कि वनीकरण, जैसे कि वनों का विकास करना, चरागाह का विकास करना, और भी कई आधारभूत ग्रामीण अवसंरचनाएं हैं जैसे कि विद्युत है, सड़क है, बाजार है, या फिर कई प्रकार की सेवाएं हैं, या फिर ऋण सुविधा, ऋण देने की सुविधाएं, ऐसी व्यवस्थाएं भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है। इसको भी हम मेंशन कर देते हैं, क्या, इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ समय बाद सिंचाई परियोजना, ठीक है, सिंचाई परियोजना पर ध्यान दिया गया। ठीक है, भूमि विकास कार्यक्रम पर जोर दिया गया। ठीक है, इस पर भी काम किया इन लोगों ने। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वनों का विकास किया, चरागाह जो है, चरागाहों का विकास किया। ठीक है, इसके अलावा भी और भी कई कार्य, जैसे मैंने अभी बताया आपको, आधारभूत ग्रामीण अवसंरचनाओं पर ध्यान दिया। आधारभूत ग्रामीण अवसंरचना मतलब जहां पर गांवों का विकास हो और गांवों से संबंधित, जैसे कि विद्युत है, सड़क है, ठीक है, और इसके अलावा आपके बाजार है, सेवाएं हैं, या फिर ऋण सुविधा, ऐसे कार्य भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिले, वो सारे काम इस सूखा संभावित क्षेत्र, मतलब जहां पे सूखा है ना, उस क्षेत्र के अंदर ये सारे के सारे कार्य विकास को देखते हुए लोगों का अधिक से अधिक विकास हो, इन कार्यों पर जोर दिया गया। ठीक है, देखिए इसी कार्यक्रम से संबंधित और कुछ बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। देखिए, अपने पिछले वीडियो में एक शब्द सुना था, पिछड़े क्षेत्रों के विकास की राष्ट्रीय समिति। एक राष्ट्रीय समिति है, उस समिति ने इस कार्यक्रम की क्या की, समीक्षा की, और इस समीक्षा से यह पता चला कि यह कार्यक्रम केवल कृषि और कृषि से संबंधित जितने भी सेक्टर होते हैं उसके विकास के लिए ही लागू किया गया था, बनाया गया कार्यक्रम था। ठीक है, इसको भी हम मेंशन कर देते हैं, लिखेंगे क्या, पिछड़े क्षेत्रों के विकास की राष्ट्रीय समिति ने इस कार्यक्रम की समीक्षा या कह सकते हैं जांच की, तो पाया कि यह कार्यक्रम कृषि व कृषि से संबंधित सेक्टरों के विकास के लिए है। मतलब ये कहना चाहता है कि पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए जो राष्ट्रीय समिति बनाई थी, जिन्होंने सुझाव दिए थे कि किस प्रकार से
लोगों का, जो पर्वतीय क्षेत्र जो लोग हैं उनका विकास हो, तो उसके लिए एक राष्ट्रीय समिति बनाई थी। उस समिति ने इस कार्यक्रम की जांच की और जांच में ये पाया, समीक्षा में ये पाया कि यह कार्यक्रम कृषि और कृषि से संबंधित जो सेक्टर है उसके विकास के लिए इस कार्यक्रम को लागू किया गया था, बनाया गया था। दूसरा, पर्यावरण संतुलन पे बल दिया गया इस कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, लिख देंगे पर्यावरण संतुलन पर बल दिया गया। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और सुनिए, जनसंख्या वृद्धि से हमारे जो पारिस्थितिकीय निम्नीकरण हुआ है, जो बढ़ा है, सूखा संभावित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करके इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी माना जाता है। भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारा जो संतुलन है वो तो बिगड़ना ही था, रोजगार की जो स्थिति वो बिगड़नी थी। तो ये कार्यक्रम जो है सूखा संभावित क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आया था। इसको मेंशन करता हूं मैं, जनसंख्या वृद्धि ने पारिस्थितिकीय संतुलन में व्यवधान पैदा की है, इसलिए यह कार्यक्रम सूखा संभावी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से लाया गया। ठीक है, ये हमको लिखना है कि ये जो जनसंख्या वृद्धि हुई है उससे एक तो बेरोजगारी बढ़ी है और इस बेरोजगारी की वजह से पारिस्थितिकीय संतुलन में व्यवधान पैदा हुआ है, बिगड़ गया। इसलिए इस कार्यक्रम को लागू किया गया था सूखा संभावित क्षेत्रों में। अब सूखा संभावित क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, जो कि जनसंख्या वृद्धि की वजह से बिगड़ गया था। इस कार्यक्रम ने एक जल संभर विकास कार्यक्रम को भी शामिल किया। जल संभर का मतलब क्या होता है? जो बारिश का पानी आता है उसको स्टोर करना। ठीक है, लिख देंगे इस कार्यक्रम में जल संभर कार्यक्रम को भी क्या किया? शामिल किया है। ठीक है, इस कार्यक्रम पर भी जोर दिया। जल संभर कार्यक्रम क्या है? जो बारिश का पानी है, बहता पानी है, उसको क्या करना? एक जगह एकत्रित करना, जल संभर विकास कार्यक्रम कहलाता है। ठीक है, देखिए सूखा संभावित क्षेत्रों के विकास की रणनीति के अंदर जल, मिट्टी, पौधे, पशु, मानव, इनके बीच में एक पारिस्थितिकीय संतुलन को ध्यान में रखकर इस कार्यक्रम को लागू किया था। इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम बनाया गया। ठीक है, लिख देंगे इसको भी, सूखा संभावी विकास कार्यक्रम ने जीव, मिट्टी, जल, मानव, पशु के बीच पारिस्थितिकीय संतुलन को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। ठीक है, इसी उद्देश्य से लेके आए हैं इस कार्यक्रम को कि भाई मिट्टी, जल, मानव, पशु, इनके बीच में एक गहरा संबंध है, दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर विकास कार्य करते हैं। तो ये जो पारिस्थितिकीय संतुलन बना रहे, इस उद्देश्य से, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ये सूखा संभावी विकास कार्यक्रम को लागू किया गया, बनाया गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपके सूखा संभावित विकास कार्यक्रम से संबंधित है, मैं बात करता हूं 1967 में। 1967 के अंदर योजना आयोग ने देश में 67 जिलों की पहचान की सूखा संभावित क्षेत्र के रूप में, कि ऐसे 67 जिले जो कि सूखे की चपेट में हैं। योजना आयोग ने इस जगहों को खोजा और उसके अनुरूप विकास कार्य किया। 1972 के अंदर सिंचाई आयोग ने 30% सिंचित क्षेत्रों का मापदंड लेकर
सूखा संभावित क्षेत्रों का परिसीमन किया, मतलब एरिया को एक तरीके से जांच परख के, और उस क्षेत्र के भाई ये सूखा संभावित क्षेत्र है, अब यहां पर मुझे क्या करना है, इस कार्यक्रम के तहत सिंचाई आयोग ने सिंचित क्षेत्र मतलब सिंचाई की व्यवस्था को भी लागू किया। भारत के अंदर सूखा संभावित क्षेत्रों के अंदर देखो राजस्थान पहले नंबर पे आता है, फिर गुजरात है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी मराठावाड़ा क्षेत्र जो है वो इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र है, तेलंगाना का पठारी क्षेत्र है, कर्नाटक का पठार क्षेत्र है, और इसके अलावा आपका तमिलनाडु की जो उच्च भूमि क्षेत्र है वो भी इसी सूखा संभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब इसको मेंशन कैसे करना है सामने देख लीजिए। देखिए 1967 में, ठीक है, योजना आयोग ने, ठीक है, 1967 में योजना आयोग ने 67 जिलों को सूखा क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया, ठीक है, 1972 में, ठीक है, ये तो 1967 की बात हुई। 1972 में सिंचाई आयोग ने, ठीक है, जो सिंचाई आयोग है उसने 30% सिंचित क्षेत्र का मापदंड लेकर, ठीक है, 30% सिंचाई क्षेत्र का मापदंड लेकर सूखा संभावित क्षेत्रों का क्या किया, परिसीमन किया। सूखा संभावित क्षेत्रों का परिसीमन किया। परिसीमन जानते हो क्या होता है? परिसीमन का होता है एरिया का डिवाइडेशन करना। जैसे हम चुनावी क्षेत्र में नहीं देखते क्या कि भाई ये वार्ड नंबर 1 है, वार्ड नंबर 2 है, वार्ड नंबर 3 है, फिर क्या होता है कि वार्ड नंबर 1 में 5 कॉलोनियां थी, लेकिन फिर परिसीमन हुआ तो 5 कॉलोनियों को डिवाइड कर दिया, पांचों की पांचों कॉलोनियों में ही वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 पांचों की पांचों कॉलोनियों को वार्ड में बदल दिया। तो ये क्या है, मतलब एरिया का डिवाइडेशन करना ही क्या कहलाता है, परिसीमन कहलाता है। तो 1972 में सिंचाई आयोग ने क्या किया, 30% सिंचित क्षेत्र का मापदंड लेकर सूखा संभावित क्षेत्रों का क्या कर दिया, परिसीमन कर दिया कि भाई सूखा क्षेत्र है, इधर इधर का एरिया जो है वो सूखा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको भारत के अंदर, भारत में सूखा संभावित क्षेत्र, अब वो क्षेत्र कौन कौन से हैं बात कर लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान की, फिर आपका आता है महाराष्ट्र, ठीक है, ये तो 2 इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ठीक है, इसके अलावा गुजरात है, ठीक है, इसके अलावा आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश इसमें आता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र का एक क्षेत्र कौन सा, मराठवाड़ा। ठीक है, मैं लिख देता हूं मराठवाड़ा क्षेत्र इसमें शामिल है, किसमें, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, जो आपका मध्य प्रदेश है, इसके अलावा आपका आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र, ये भी सूखा क्षेत्र की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसके अलावा तेलंगाना, तेलंगाना का पठार मान लीजिए, ये भी सूखा संभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कर्नाटक का पठार है, ठीक है, और इसके अलावा आपका तमिलनाडु जो है, इस तमिलनाडु की उच्च भूमि क्षेत्र, ये सारे के सारे सूखा संभावित क्षेत्र में। अच्छा आपको बता दूं, पंजाब हरियाणा भी सूखा संभावित क्षेत्र है, लेकिन यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से सिंचाई व्यवस्था है, और इसी सिंचाई व्यवस्था की वजह से पंजाब हरियाणा और उत्तरी राजस्थान जो है सूखे की चपेट से बचे हुए। इसको मेंशन कर देता हूं मैं, पंजाब हरियाणा और उत्तरी राजस्थान सिंचाई व्यवस्था के कारण सूखा संभावित क्षेत्र से बचे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से
ये भारत के सूखा संभावी क्षेत्र कंप्लीट होते हैं और ये आपका कार्यक्रम जो है सूखा संभावी विकास कार्यक्रम, ये भी आपका बिंदु कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।